हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका BHU बीकॉम एंट्रेंस 2020 का पेपर हो चुका है और पेपर होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है कि जो आपका आंसर था वो करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ, कि मीन्स आपका जो पेपर रहा उसका एनालिसिस पेपर टफ आया कि ईजी आया। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले। मीन्स हम आपको आंसर भी बताएंगे कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का सही होने वाला है। ठीक, कि सबसे पहली चीज़ जो निकल कर आई है इस बार के पेपर में कि मैथ का पोर्शन जो था कि स्टूडेंट्स का करना काफ़ी टफ था, क्योंकि इसमें हम कहें कि जो पहले का सिलेबस डिसाइड किया गया था उससे कुछ हट के क्वेश्चन आए हैं और मैथ के क्वेश्चंस एज ए कॉमर्स स्टूडेंट किसी के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स में पॉसिबल नहीं हुआ सॉल्व करना। तो इस बार हम कह सकते हैं कि जो मैथ पोर्शन रहा है ये आपका गेम चेंजर होने वाला है BHU एंट्रेंस में। हम एकदम डायरेक्टली करें कि जो मैथ का पोर्शन छोड़कर आया होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहने वाला है। इस बार के कट ऑफ जो होंगे वो मैथ के पोर्शन बहुत ज़्यादा डिसाइड करेंगे। तो पहली चीज़ निकल कर आती है सामने। फिर बाकी पोर्शन की अगर बात की जाए तो बाकी पोर्शंस सही क्वेश्चंस आए। मीन्स अकाउंट्स का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फिर हमका फाइनेंशियल मार्केट है, नॉर्मल अकाउंट्स का जो पोर्शन है, इन सब से क्वेश्चंस ठीक ठाक आए हैं। अगर आप हल्का सा अपना माइंड यूज़ करेंगे, जो कि हम पहले से बोलते चले आए हैं, मीन्स आप अपना कॉमन माइंड यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं। और फिर हम कहें कि जो आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, प्रीवियस सेट्स की बात की जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की बात की जाए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल आपको होने वाले हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज जो हम आंसर डिस्कस करने चले बेटा, कि पहली चीज़ आपको बताएं कि हम ये आंसर एक बार में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा कोशिश है कि जो आपको आंसर बताया जाए एक्यूरेट आंसर बताया जाए। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। मीन्स जो आपका पेपर हुआ है इसको हम कई पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट 4 पार्ट लगेंगे मीन्स टोटल आंसर को डिस्कस करने में, कि एक बार में पता चला जल्दबाजी में अगर हम कर देंगे तो हो सकते हैं कि आंसर्स आपके गलत हो जाएं। और अगर हम कहें कि आंसर डिस्कस करते समय कोई आंसर आप को ये लगता है कि गलत है, तो आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि अगर हम कहें कि डिस्कस करते समय बाय डिफ़ॉल्ट कोई आंसर आप गलती हो गया है डिस्कस करने में, तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में वीडियो को दे दूंगा, या नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वीडियो का उसमें मैं उस चीज़ को करेक्ट करा दूंगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि गलती हो जाए जल्दबाजी में। तो कोशिश तो मेरी पूरी है कि जो भी चीज़ें हैं आपको पूरा क्लियर किया जाए। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट्स है तो मैं वो भी बता दूंगा कि हाँ वो क्वेश्चन पे डाउट्स है, उसका आंसर आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आप हर चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, कि मेरा पूरा कोशिश है, जो मैं फिर से कर रहा हूँ, कि आपको करेक्ट आंसर दिया जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, क्योंकि एक साथ पूरा 150 क्वेश्चंस के आंसर बता दूँ वो मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पेपर आया है उसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो पेपर आपके आते हैं हम आपको हमेशा बताएं कि वो कई सेट्स में होते हैं। तो हर सेट में जो नंबरिंग होता है क्वेश्चन का वो अलग होता है। तो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आंसर आपके साथ, वो सेट नंबर 1 का है। आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि हम कहें कि सेट नंबर 2 में क्वेश्चन कहाँ पे हैं, सेट नंबर 3 या 4 में कहाँ पे है, वो आप देख सकते हैं अपने पेपर के अकॉर्डिंग। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को बात करते हैं। देखिए, इस सेट नंबर 1 है। पहला ही क्वेश्चन आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल, स्टैटिक्स, ऑल ऑफ द। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, डायनेमिक एनालिसिस। अगर स्ट्रक्चर एंड स्टैटिक की बात करें तो ये वर्टिकल एनालिसिस का दूसरा नाम है। तो हॉरिजॉन्टल का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मीन्स डायनेमिक। नेक्स्ट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स आर द फॉर्म ऑफ। इस पे हम बता दे रहे हैं आपको कि आंसर 1 हम टिक किए हैं। डीके गोयल के बुक के अकॉर्डिंग यही आंसर है। कि इस पे थोड़ा सा डाउट्स है कि मीन्स ऑप्शन नंबर 3 भी इस पे सही लग रहा है, तो इसको मैं और करेक्ट करके आपको क्लियर करूंगा आने वाले पार्ट में। लेकिन अभी के लिए आप इसको मान कर चलिए कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd, वर्टिकल एनालिसिस यूजेज फाइनेंशियल डाटा ऑफ ए कंपनी। कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो सेवरल ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, नन ऑफ द 3 मीन्स यहाँ पे हम कहें कि वर्टिकल एनालिसिस में जो होता है 1 ईयर के डाटा आपके यूज किए जाते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में बेसिकली आपको पता होगा कि सेम ईयर में कई सारी फर्म्स या कंपनियों का हम कर सकते हैं कि एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस 1 ईयर का डाटा यूज करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन्स कौन सा सही है। तो अब देखिए कि ऐसे के लिए हम आपको बताया था कि आप सही से ध्यान से अगर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन आपका लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न, गलत है, ये शॉर्ट टर्म की बात करता है। सॉल्वेंसी रेशियो इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है करेक्ट है। अगर बात करें कि ऑप्शन नंबर थर्ड का स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स, नो, लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होता है स्टॉक। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न, नहीं, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए कि आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें देखिए कि ऑप्शन टिक करना भूल गए कि इसका हम आपको बता देते हैं। करंट रेशियो आपको दिया हुआ 2:5, करंट लायबिलिटीज आपको दिया है 25,000, अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स आपसे पूछा है। तो आपको करंट रेशियो का अगर फार्मूला याद हो तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स आपसे क्वेश्चन मार्क किया गया है, तो करंट रेशियो आपका 2:5 है और उधर आप रखेंगे इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 10,000, मींस जो आपका करंट एसेट्स निकल कर आएगा वो 10,000 आएगा। मींस फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होने वाला है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपसे पूछा गया है 6 में, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा 16.67। अब यहां पे देखिएगा कि आपको ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया है, तो सबसे पहले आपको नेट सेल्स निकालना पड़ेगा। तो 7,60,000 माइनस 40,000 करेंगे तो आएगा 7,20,000। फिर उसके बाद आपको देखिए कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ है, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फिर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ। तो हम कहें कि आपको ओवरऑल जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सॉल्व करेंगे 16.67% आपका आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज, तो यहां पे पूछा गया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, नन ऑफ द थ्री, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, यहां पे आपको देखिए कि टोटल सेल्स दे दिया है, फिर क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, टोटल परचेज, क्रेडिट परचेज एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है। कि एक चीज आपको बताएं कि एक क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और हम कहें कि जो पास्ट ईयर का पेपर हम डिस्कस किए थे उसमें भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हुए हैं, मैं पूरा उसमें डिटेल समझाता। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका है पास्ट ईयर से रिलेटेड। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 95,000। टोटल सेल्स में से आप क्रेडिट सेल्स माइनस करेंगे, फिर हम कहें कि टोटल परचेज से क्रेडिट परचेज माइनस कर देंगे, तो जो आपका कैश सेल्स आएगा उसमें से हम कहें कि आपका कैश परचेजेज माइनस होगा एंड एक्सपेंसेस माइनस होगा, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट बचेगा 95,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेट टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये आपका कर सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। When the ratio is low, the firm is said to have favorable indication. The applies to which? तो यहाँ पे बोला गया कि जब आपका लो रेशियो होता है तो उसमें फर्म कह सकते हैं कि बोला गया कि फेवरेबल पोजीशन में माना जाता है। कौन सा रेशियो, तो इस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि इसका इन्वेंट्री टर्नओवर मींस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कि इस पे हम फुल जो आपका कह सकते हैं 100% श्योरिटी आने वाले टाइम में आपको बता देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज ए सब पार्ट ऑफ, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की बात करता है, मींस आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का। कि क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, मींस हम कहें कि आपका कैश आउटफ्लो की बात कर रहा है कि कैश कब नहीं आपका जाएगा बिजनेस अगस्त से। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
विच आइटम्स आर नॉट एडेड टू नेट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे देखिए कि आपको 4 ऑप्शन दिए, फिर उसके बाद आपको अरेंजमेंट दिया था कि कौन सा आपका उसमें से सही है। तो यहाँ पे जो हम कहें कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपका ऐड नहीं किया जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ a machinery is purchased, how will it be treated while preparing the cash flow statement as per AS3? मीन्स हम कहें कि AS3 के अकॉर्डिंग जब आप मशीनरी परचेज करते हैं तो किस एक्टिविटीज में जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेसिकली हम कहें कि आपकी जो एक्टिविटीज जो होती हैं 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए परचेजिंग एक्टिविटीज दिया है, तो वो नहीं होगा, कि आप ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू प्रेजेंट चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो नहीं पता चलता है। ठीक, फिर टू जज द फाइनेंशियल साउंडनेस, तो फाइनेंशियल साउंडनेस भी हम कर सकते हैं कैसे नहीं, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 15 क्वेश्चन तक जो था ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से था। क्वेश्चन नंबर 16 से जो आपका स्टार्ट होने वाला है वो फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑल ऑफ द 3। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द 3। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माल प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटीज मार्केट। कि ये कहा जाए कि मीन्स यहाँ पे जो प्रतिभूत बाजार होती है वहाँ पे कुप्रथा की बात करा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, प्राइस रेजिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, डिले इन सेटलमेंट्स, ऑल ऑफ द 3। तो यहाँ पे भी आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द 3। फिर क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नॉट अ प्लेयर ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का कौन प्लेयर नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, रजिस्ट्रार टू इशू, स्पेकुलेटर्स। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, रजिस्ट्रार टू इशू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रेगुलेशन ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज आर इशूड बाई। कि अब हम कहें कि जो डेब्ट सिक्योरिटीज की ये कह सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल मार्केट कौन रेगुलेट करता है बेसिकली, तो ये आपका रेगुलेट करता है कि सेबी। ठीक, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट, ए सिक्योरिटी शुड बी बॉट व्हेन। कि मीन्स यहाँ से आपसे पूछा गया कि एक सिक्योरिटी को आप कब परचेज करना चाहेंगे। मार्केट प्राइस इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस इज मोर देन इट्स बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बुक वैल्यू, नन ऑफ द 3। तो देखिए जब मार्केट प्राइस किसी सिक्योरिटीज का उसके बुक वैल्यू से कम होता है तब उसको परचेज करना प्रॉफिटेबल माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड फॉर विच अ कॉमर्शियल पेपर इशूड इज। कि कॉमर्शियल पेपर का मैक्सिमम जो मेच्योरिटी पीरियड है वो आपका 12 मंथ्स होता है। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका कॉमर्शियल पेपर से रिलेटेड है। कॉमर्शियल पेपर आर फुल्ली सिक्योर्ड, पार्शियली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। तो ये फुल्ली सिक्योर्ड होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉमर्शियल डिपॉजिट। तो कॉमर्शियल डिपॉजिट अगर बात की जाए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है सीडीज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट होता है 5 लाख होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल डिपॉजिट्स। कॉमर्शियल डिपॉजिट्स की आपका पूछा, मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी, निगोशिएबिलिटी, ऑल ऑफ द 3। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच वन इज नॉट अ मेरिट ऑफ ट्रेजरी बिल। अब देखिए कि यहाँ पे जो आपको पहले भी हम बताए थे कि नॉट से करके मीन्स फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आ रहा है इनडायरेक्ट वे में, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि सेफ्टी, लिक्विडिटी, पुअर एल्ड, सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो जो हम कहें कि ट्रेजरी बिल का मेरिट नहीं है वो आपका है पुअर एल्ड, कम प्रत्यय। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया कौन सा ट्रेजरी बिल का फीचर्स है, निगोशिएबल, एब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, फिर एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ऑल ऑफ द थ्री, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट 27, परपिचुअल बॉन्ड्स हैव इनडेफिनिट लाइफ, डेफिनिट लाइफ, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट लाइफ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1, इनडेफिनिट लाइफ मीन्स इसका जो हम कहें कि कब रिडीम किया जाएगा ये क्लियरिटी नहीं रहता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ऑल ऑफ द थ्री। इस पे हमने अभी जो आपको बताया कि थर्ड ऑप्शन जीरो कूपन बॉन्ड, लेकिन इसके आंसर पे अभी थोड़ा सा डाउट है कि ऑल ऑफ द थ्री मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है सही होना चाहिए। अगले वीडियो में इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, आप लोग इस चीज़ के लिए ज़रा भी परेशान मत होइएगा कि कहीं पे आपको अगर लगता है कि डाउटफुल, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको 100% क्लियरिटी दूंगा आने वाले समय में। अभी चूंकि आपके अंदर भी उत्सुकता होगी कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मीन्स 99% चांसेस रहेंगे कि जो आपको हैं करेक्ट आंसर बताए जाएँ। ठीक, नेक्स्ट 29, लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज इज मैंडेटरी, वॉलंटरी एंड वॉलंटरी बोथ, नन ऑफ द थ्री। देखिए कि एज पर कंपनीज एक्ट जो बात की जाती है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो है ये आपका वॉलंटरी है, ऐच्छिक है। लेकिन हम कहें कि जब स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है तो स्टॉक एक्सचेंज में विदाउट लिस्टिंग आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग एंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड ऑफ वॉलंटरी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। Which one of the following is a merit of the investors when investing debentures? तो यहाँ पे हम कहा कि कौन सा आपका मेरिट्स है, स्टेबल रिटर्न, फिक्स्ड मेच्योरिटी, प्रोटेक्टेड बाय डिवेंचर ट्रस्ट डीड, ऑल ऑफ द थ्री। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द थ्री। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। Who has emphasized the situation of wantless in economics? अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जेके मेहता। यहाँ तक के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। अगले पार्ट में हम आपको बाकी जो कई क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। कि अब आप एक चीज़ जरूर देख सकते हैं बेटा कि जो आपने पढ़ाई किया है, हम कहें कि PDF सॉल्व किए होंगे, टेस्ट दिए होंगे अच्छे से, कि वो सारे क्वेश्चंस हम कहें कि कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं। मीन्स आपको जो टारगेट दिए हैं हम कि 100 to 120 क्वेश्चन का आराम से आप कर सकते हैं। मीन्स आप लोग अगर थोड़ा सा धैर्य के साथ पेपर करके आए होंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइएगा कि आपका जो पेपर हुआ वो कैसा हुआ है, आपने कितने क्वेश्चन करके आए हैं। मीन्स जो आपको लगता है कि 100% श्योरिटी के साथ, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे आपको डाउट्स रहे हैं कि मीन्स कि जो हम कहें कि 90% 10% का रेशियो या 50% का रेशियो जो हम आपको बताए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन के आंसर के साथ, कि वहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल देने वाले हैं। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।